नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पर आपका स्वागत है। आइए प्रतिदिन की तरह आज भी हम लोग टेस्ट सीरीज का हल करते हैं, देखते हैं। और जैसा कि ऊपर लिखा है, आपने देखा कि उच्च स्तरीय प्रश्न देखिए तो सही। आपने आज तक ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं हल की होगी, तो बिल्कुल जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे प्रश्नों को, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि आपकी तैयारी अभी किस स्तर की है, आप कहाँ तक पहुँचे हैं। इस टेस्ट सीरीज में केवल 50 प्रश्न हैं। किसी ने कल शायद कमेंट करके भी कहा था कि सर 70 प्रश्न कराइए, ताकि कम से कम ये तो पता चले कि हम कितने पानी में हैं। भाई, जहाँ तक बात पानी की है कि आप कितने पानी में हैं, आप अपना मूल्यांकन अगर करना चाहें तो प्रश्नों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है कि कितने प्रश्न पर आप कितने पानी में हैं, ये पता चलेगा। चलिए, 50 प्रश्न हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 50 में कितने सही हैं। 70 तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया आपके लिए, चलो ठीक है, लेकिन कम से कम 50 है। 50 में तो आप बताएं कि कितने % आपका सही हो रहा है। प्रश्नों को देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, एक एक प्रश्न देखिए कि किस तरीके के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। उपरोक्त कथन किस उपन्यास का है? गोदान, दिव्या, आपका बंटी, बाणभट्ट की आत्मकथा। आपका उत्तर होगा डी, बाणभट्ट की आत्मकथा, जिसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम क्या होगा? आपका उत्तर होगा डी, सबसे पहले बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन हुआ 1946 ईस्वी में, फिर चारू चंद्रलेख 1963 ईस्वी में, पुनर्नवा 1973 ईस्वी में, फिर अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी में। तो इस तरीके से आपका उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, चिंतामणि के उदाहरणों में सच्चे कवि हृदय की झलक है। कभी कभी तुम्हें सरसता में अपने छोटे भाई मतीराम से होड़ करते हैं। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका उत्तर होगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, देवसेन की रचना कौन सी नहीं है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, नहीं है मैंने पूछा है। विकल्प में है श्रावकाचार, सावय धम्म दोहा, नय चक्र, प्राण संकली। आपका उत्तर हो जाएगा डी, प्राण संकली। प्राण संकली गोरखनाथ की रचना है। गोरखनाथ की रचना प्राण संकली के अलावा ज्ञान तिलक भी है, पंचमात्रा है, नरवय बोध है, ज्ञान चौतीसा है, रोमावली है। इस तरीके से 14 रचनाएं हैं। पीताम्बर दत्त वर्थवाल ने 14 ग्रंथों को माना है और उन्हीं 14 ग्रंथों को मानकर गोरखबानी को संकलित किया है पीताम्बर दत्त वर्थवाल ने। बाकी जो 3 रचनाएं हैं ये देवसेन की हैं, यानी श्रावकाचार, सावय धम्म दोहा, नय चक्र। जो श्रावकाचार रचना है अक्सर ये परीक्षा में पूछी जाती है कि किसकी रचना है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, श्रावकाचार में कुल दोहों की संख्या 250 है और इन रचनाओं के अलावा दर्शन सार है, भाव संग्रह है, आराधना सार है, तत्व सार है। ये सारी रचनाएं भी देवसेन की हैं। अगला प्रश्न, तुलसीदास के बारे में कौन सा कथन रामचंद्र शुक्ल का है? तुलसीदास लोकमंगल के, सूरदास जीवनोत्सव के और जायसी प्रेम के पीर के कवि थे। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा तुलसी में देखा जाता है अन्यत्र नहीं। भक्ति की सर्वोच्च साधना ही तुलसी के धर्म की मर्यादा है। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। अब यहाँ पर आपका कौन सा उत्तर होगा कि तुलसीदास के बारे में कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? तो चलिए बताइए। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि पता चले कि हम कितने पानी में हैं, तो ज़रूर आप लोग बताते चलिए और अपना मूल्यांकन करिए। अंत में ज़रूर बताइए, लेकिन एक बार फिर बात आ जाती है और सच्ची बात थोड़ी कड़वी होती है। जो लोग ये सोचें कि हम अपना मूल्यांकन करें कि कितने पानी में हैं, इन प्रश्नों को ना कर पाने की स्थिति में ये भी कह सकते हैं
कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ये टेस्ट सीरीज है इसी के प्रश्न परीक्षा में आए, या कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो पूछा गया वो हमको आता ही हो। तो कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने वाले इसी तरीके से कहते भी रहेंगे और पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे, सफलता पाने वाले सफलता पाते रहेंगे। तो आप लोग मेहनत करिए, हर चीज़ को देखिए, और सिलेबस की ही चीज़ है, सिलेबस से बाहर का प्रश्न हमारे यहाँ नहीं मिलता है। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा आपका पहला 1 और 2। अब 1 और 2 इसलिए क्योंकि जो तीसरा कथन यहाँ पर लिखा है कि भक्ति की सर्वोच्च साधना ही तुलसी के धर्म की मर्यादा है, ये राम कुमार वर्मा ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा है। इसलिए 5 का ए होगा। प्रश्न संख्या 6, घरानंद के बारे में कौन सा कथन रामचंद्र शुक्ल का है? ये प्रेम की मस्ती विशेषतः वियोग श्रृंगार के कवि हैं। लट लोल कपोल कलोल करें, कुलकंठ बनी जल जावली हैं। दूसरा है प्रेम के पीर के कवि, जिनके काव्य में मौन मधी पुकार है। तीसरा, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्गी का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। यहाँ पर आपका उत्तर होगा बी 2 और 3, क्योंकि यहाँ पर जो पहला कथन लिखा हुआ है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, विश्वनाथ त्रिपाठी का है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है कि ये प्रेम की मस्ती विशेषता वियोग श्रृंगार के कवि हैं। लटलोल कपोल कलोल करें और कुलकंठ बनी जल जावल हवे। अगला प्रश्न, नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा, तो निम्न में से कौन सा कथन रघुवीर सहाय का है? यानी प्रयोगवाद को रघुवीर सहाय ने क्या कहा है? जहां नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहते हैं, वही रघुवीर सहाय क्या कहते हैं? विकल्प देखिए, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काव्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की है। आपका उत्तर होगा सी, रघुवीर सहाय ने कहा है कि प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। लेकिन 4 विकल्प हैं, एक विकल्प तो आपका उत्तर हो गया, बाकी 3 विकल्प के बारे में भी आपको बता दें। जो पहला विकल्प लिखा हुआ है कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। आप कहीं लिखना चाहें तो आप लिख लें, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। दूसरा, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये केसरी कुमार ने कहा है। केसरी कुमार ने कहा है। अगर आप लिखते चलेंगे तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी, चीज़ों को आप अच्छे से कंठस्थ कर पाएंगे। डी विकल्प में जो लिखा है कि समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काव्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की है, इसे कहा है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। तो इस तरीके से आपके एक प्रश्न से 4-5 तथ्य आपके तैयार हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं, टटकी कविता के प्रवर्तक कौन हैं? आपका उत्तर हो जाएगा राम वचन राय टटकी कविता के प्रवर्तक हैं। बाकी रविंद्र भरमर, महीप सिंह, लक्ष्मीकांत, इनके बारे में आपको हम बता ही चुके हैं। सहज कविता, विचार कविता, ताजी कविता, इन तीनों के बारे में बताया जा चुका है। भारतेंदु मंडल के कवि कौन नहीं हैं? तो भारतेंदु मंडल के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध नहीं है। एक चीज़ ये भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है छोटी छोटी परीक्षाओं में कि भारतेंदु मंडल में कुल कवियों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, कुल कवियों की संख्या भारतेंदु सहित 6 है। एक तो हो गए भारतेंदु जी, दूसरा आपने देखा जैसे बद्री नारायण चौधरी हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, ठाकुर जगमोहन हो गए। 4 लोग तो ऐसे आपको पता हो गए, बाकी 2 बच रहे हैं। तो 2 कौन कौन हैं? अंबिका दत्त व्यास हैं और राधा कृष्ण दास हैं। अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन और भारतेंदु जी। तो भारतेंदु मंडल में पूरे 6 कवियों की बात हमेशा की जाती है।
अगला प्रश्न, घनानंद के बारे में रामधारी सिंह दिनकर का कथन कौन सा है? यह साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। विरह तो घनानंद के काव्य की पूंजी है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। आपका उत्तर हो जाएगा बी। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि विरह तो घनानंद के काव्य की पूंजी है, ये दिनकर ने कहा। लेकिन पहला कथन किसका है? पहला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि घनानंद साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। प्रश्न संख्या 11, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके 4 भाग हैं। चौथे भाग में कुल 47 निबंध संग्रहित हैं। इन चारों भागों का संपादन अलग अलग लोगों ने किया। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? चिंतामणि भाग 1 रामचंद्र शुक्ल ने संपादित किया, सही है। चिंतामणि भाग 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संपादित किया, सही है। चिंतामणि भाग 3 नामवर सिंह ने संपादित किया, सही है। चिंतामणि भाग 4 ललित शुक्ल और विनोद तिवारी, गलत है। चिंतामणि भाग 4 का प्रकाशन कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने किया है। कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने किया है। अगला प्रश्न, आधुनिक काल के नामकरण का बेमेल जोड़ा कौन सा है? गद्य काल रामकुमार वर्मा, पुनर्जागरण काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, परिवर्तन युग मिश्र बंधु, नवजागरण काल राहुल सांकृत्यायन। इनमें से आपका उत्तर होगा ए। रामकुमार वर्मा ने आधुनिक काल कहा है। गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामकुमार वर्मा ने आधुनिक काल कहा है, जबकि गद्य काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। प्रश्न कैसे लग रहे हैं? आप जरूर, अगर आपके समझ में आ रहा है, प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो जब पूरा आप देख लें, वीडियो के अंत में कमेंट करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया ही और बेहतर प्रश्न बनाने के लिए हम लोगों को भी प्रेरित करती है। अगर आपकी प्रतिक्रिया अच्छी है तो और बेहतर प्रश्न आप तक पहुंचाए जाते हैं। प्रतिक्रिया अच्छी नहीं है तो फिर साधारण प्रश्न भेज दिए जाते हैं। तो कम से कम अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर भेजें। बाकी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जो हमारे यहाँ चल रहा है, उसमें जुड़ने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। अभी इतना वक्त है परीक्षा के लिए कि अगर आप पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी निष्ठा के साथ लगेंगे तो मैं ये 100% कहता हूँ कि परीक्षा आप आराम से निकाल सकते हैं। बाकी क्या परिस्थिति है आपके सामने, वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। अगले चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रगतिवादी कविता की विशेषताएं कौन सी हैं? सामाजिक यथार्थवाद, शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव, क्रांति की भावना, नारी के प्रति सहानुभूति, पुरातन सौंदर्य बोध, उच्च वर्गीय भाषा शैली। विकल्प है 1 2 3 4, 2 3 4 5, 3 4 5 6, उपरोक्त सभी। आपका उत्तर होगा 13 का ए। आपका उत्तर हो जाएगा 13 का ए, क्योंकि यहाँ पर आप देखें 5 और 6 प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है। यहाँ पर लिखा है पुरातन सौंदर्य बोध। भाई प्रगतिवादी कविता में नवीन सौंदर्य बोध की बात की गई है, पुरातन सौंदर्य बोध की बात नहीं की गई है। लोक संस्कृति की बात की गई है। जहाँ उच्च वर्गीय भाषा शैली लिखा है यह भी गलत है, क्योंकि प्रगतिवाद में जनजीवन से जुड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, उच्च वर्गीय भाषा शैली का प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए 13 का उत्तर होगा आपका ए। 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखें। नई कविता की विशेषताएं कौन सी हैं? सभी वादों से मुक्ति, लघु मानव की प्रतिष्ठा, क्षण का महत्व, यथार्थवादी दृष्टिकोण, मूल्यों की चुनौती, नवीन भाषिक संरचना। विकल्प है 1 2 3 4, 2 3 4 5, 3 4 5 6, उपरोक्त सभी। आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी।
उपरोक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना विपिन कुमार अग्रवाल की नहीं है? तीन अपाहिज, लोटन, प्रतिभा का विवाह, खोए हुए की तलाश। आपका उत्तर हो जाएगा सी, प्रतिभा का विवाह। प्रतिभा का विवाह भुवनेश्वर का है। अगला प्रश्न देखें। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर का लोक नाटक कौन कौन सा है? विदेशिया, भाई विरोध, कलयुग प्रेम, गबर घिचोर, गंगा स्नान, विधवा विलाप, नंद भौजाई, राधे श्याम बहार। 1 4 6 8, 2 4 5 6, 3 5 7 8, उपरोक्त सभी। आपका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखें। अतिरंजना पारसी नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। इस नाट्य परंपरा के नाटककार कौन हैं? नारायण प्रसाद वेताब, आगा हसर कश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, तुलसीदास सैदा। आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। यहाँ नारायण प्रसाद वेताब, आगा हसर कश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक और तुलसीदास सैदा ये सब पारसी नाट्य परंपरा से संबंधित नाटककार हैं। अगला प्रश्न। रसलीन के लिए किसने कहा कि इनका यश रस विवेचन के कारण नहीं बल्कि मनोहर सूक्तियों और चित्ताकर्षण भाव योजनाओं के कारण है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा या डॉक्टर नगेंद्र ने कहा? आपका उत्तर हो जाएगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न। बालभट्ट के लिए किसने कहा, बालकृष्ण भट्ट के लिए किसने कहा कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है? डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा या डॉक्टर नगेंद्र ने कहा या रामविलास शर्मा ने कहा या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा? किसने कहा है? आपका उत्तर होगा बी, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। अगला प्रश्न। कामायनी के निम्न पद में वह शब्द से क्या तात्पर्य है? विकल वासना के प्रतिनिधि वह सब मुरझाए चले गए। यहाँ पर किस वह की बात कर रहे हैं या वह का तात्पर्य क्या होगा? वह किसके लिए कहा गया है? विकल्प है सुरभिमय लालिमा युक्त मुखमंडल, काम वासना में डूबे हुए विलासी वृत्ति वाले खल चरित्र, स्त्रियों के कोनित कंकड़ के केसर कुंकुमित वक्ष स्थल के पीछे दीवाने बने मनुष्यगण, देव सृष्टि के अहंकारी देवगण। आपका उत्तर होगा डी, देव सृष्टि के अहंकारी देवगण। उत्तर आपका डी होगा। अगला प्रश्न। निराला के अनामिका कविता संग्रह की पंक्तियों का आधार क्या है? पंक्तियां ये है कि लख महाभाव मंगल पद तल, धस रहा गर्व मानव के मन का, असुर मंद हो रहा खर्च। पैसे तले रौंदने पर ही घमंडी के बस में आने की प्रवृत्ति, ब्रह्म प्रकृति के अंत प्रकृति के साक्षात्कार की दृश्यावली, मन के असुरी भावों के मिटने के क्रम की दृश्यावली, बंगाली संस्कृति के महिषासुर मर्दिनी दुर्गा के स्वरूप की दृश्यावली। आपका उत्तर होगा सी, इस पंक्ति का आधार है मन के आसुरी भावों के मिटने के क्रम की दृश्यावली। यह इस पंक्ति का आधार है जो अनामिका कविता संग्रह से ली गई पंक्ति है। अगला प्रश्न। मुक्तिबोध की कविता ब्रह्मराक्षस की पंक्ति में किस विशेष मन स्थिति का द्योतक बताया गया है? पंक्ति है, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। यहाँ कैसी मन स्थिति का द्योतक है ये बताया गया है? असहायता, कभी पूरा न करने की लाचारी, भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति,
राक्षसी वृत्ति का सामना न कर पाने की चिंता। आपका उत्तर होगा सी, भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति। प्रश्नों को आप देखिए, आपके पाठ्यक्रम के ही प्रश्न हैं, पाठ्यक्रम से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं है। अंत में आपके कमेंट की ज़रूरत है, ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न इस 50 प्रश्न में आपके सही हो रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ। बाकी कहने वाले तो 50 में 50 भी कह सकते हैं, वो अलग की बात है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है। यह किसने कहा है? स्वयं जयशंकर प्रसाद ने कहा है, या मुक्तिबोध ने कहा है, या डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है? आपका उत्तर होगा ए, जयशंकर प्रसाद ने कहा है। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध के हर इमेज के पीछे शक्ति होती है, वह हर वर्णन को दमदार, अर्थपूर्ण और चित्रमय बनाते हैं। किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने, प्रभाकर माचवे ने, नागार्जुन ने, शमशेर बहादुर सिंह ने। आपका उत्तर होगा डी, शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न, मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं है, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं और फिर मिट्टी होते हैं। यह कथन किस नाटक का है? चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त। मेरे उत्तर बताने से पहले क्या आपको पता है? कितने लोगों को पता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सही उत्तर होगा डी, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का क्या उद्देश्य था? आपने बहुत पढ़ा होगा भारत दुर्दशा नाटक, और इसके बारे में भी आपने खूब पढ़ा होगा, इससे प्रश्न भी खूब आते हैं। लेकिन शायद ही जिस तरह के प्रश्न आप कर रहे हैं इस सिलेबस में, इतनी गहराई से आपने पढ़ा है या नहीं, ये मुझे तब पता चलेगा जब आपका कमेंट आएगा। भारतवर्ष की कथित दुर्दशा का खंडन करना, इसलिए उन्होंने किया। अंग्रेजी शासन की व्याजस्तुति करना, भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना, अन्य देशों की दुर्दशा से तुलना करके दिखलाना कि भारतवर्ष और देशों से कितना बेहतर है। आपका उत्तर हो जाएगा सी, भारतेंदु जी ने जो भारत दुर्दशा नाटक की रचना की है, उनका उद्देश्य यह था कि भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। ये उनका उद्देश्य था इस नाटक लिखने का। अगला प्रश्न, यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूंस देते हैं। ये कौन सी विचारधारा है जिसे यशपाल बरबस ही अपने उपन्यासों में ठूंस देते हैं? क्या वो फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद है, या सार्त्र का अस्तित्ववाद है, या मार्क्स लेनिन का साम्यवाद है, या फिर महर्षि अरविंद का दर्शन है? आपका उत्तर होगा सी, मार्क्स और लेनिन का साम्यवाद है, जो यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही इस विचारधारा को ठूंस देते हैं। अगला प्रश्न, मैला आंचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती है, फिर भी अपने जमाने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई, क्यों? विकल्प देखिए, इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों ही प्रकार के दृश्यों की भरमार है। बी विकल्प, परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है। सी विकल्प, लोक कथाओं, लोकोक्तियों, मुहावरों और लोकगीतों से परहेज किया गया है। डी विकल्प, इसमें व्याकरण जन्य त्रुटियां नहीं हैं। आपका उत्तर होगा बी, परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है, इसीलिए मैला आंचल अपने जमाने की अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। अगला प्रश्न, बावन ने तो आज़ाद देशों, बावन मतलब बावनदास, अब बावनदास नाम से शायद आपको याद हो गया होगा कि हम किस उपन्यास की बात कर रहे हैं। बावनदास ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की,
ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डग में नाप लिया। यह कथन किसका है? सुमिरत दास, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर प्रशांत, फणीश्वर नाथ रेणु। आपका उत्तर होगा डी, फणीश्वर नाथ रेणु। वह कवि जो काव्य सर्जना के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से जुड़े थे, उनमें अग्रगण्य हैं। कौन है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त। 30 का उत्तर होगा आपका सी। प्रश्न संख्या 31, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रधान श्रेय किसे दिया जाता है? अब आपसे यहाँ पर यह प्रश्न नहीं पूछा गया कि अवधी भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, यह नहीं पूछा गया है। किसकी रचनाएं पूर्णतः अवधी में है, यह नहीं पूछा गया। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का जो प्रयास, प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है, वो है तुलसीदास। ध्यान रखना, साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली, मैंने कहा कि प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। जो शब्द दिए जाते हैं प्रश्न में, शब्दों पर ध्यान दीजिए। शब्दों पर ध्यान नहीं देंगे प्रश्न गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य का विकास होना आरंभ हुआ कैसे? बोलचाल में अत्यधिक व्यवहार करने से, हिंदी पद्यबद्ध रचनाओं तथा संस्कृत की कृतियों की भाषा टीकाओं से, बांग्ला रचनाओं और अंग्रेजी भाषा के श्रेष्ठ ग्रंथों के अनुवाद से, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा गद्य में ही रचनाएं करने के लिए विशेष रूप से आग्रह करने से। किससे खड़ी बोली का गद्य विकास होना आरंभ किससे हुआ? आपका उत्तर होगा डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा गद्य में ही रचनाएं करने के लिए विशेष रूप से आग्रह करने से। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार बना। क्या बना? इसका कलकत्ता तक फैल जाना, क्या यह मूल आधार बना? या फोर्ट विलियम कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाना खड़ी बोली को, यह मूल आधार है? या हिंदी रचनाकारों द्वारा गद्य में इसका प्रयोग कम कर देना? या खड़ी बोली के व्याकरण का मानकीकरण हो जाना? तो आपका उत्तर होगा खड़ी बोली के व्याकरण का मानकीकरण हो जाना ही खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार बना। अगला प्रश्न, हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ, उसके प्रस्तावक कौन थे? बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, सारी चीज़ें आपने पढ़ी। संविधान के सारे अनुच्छेद आपने पढ़ डाला कि किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा घोषित किया गया, कब समिति बनी, कब प्रस्ताव पारित हुआ, ये सारी चीज़ें आपने खूब पढ़ डाली, सारे सन याद कर डाले। लेकिन क्या आपने उनके प्रस्तावक का नाम पढ़ा कि प्रस्तावक कौन थे? हिंदी को जब संघ की राजभाषा बनानी थी, संघ की राजभाषा बनाने के लिए जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ, उसके प्रस्तावक थे कौन? जरूर कमेंट में बताइएगा। आपका उत्तर होगा डी, गोपाल स्वामी आयंगर। खेलन कवि, दशावधान, पंचानन किस कवि की उपाधि है? घनानंद, उमापति, सरहपाद, विद्यापति। क्या आपको पता है? नहीं? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैथिल कोकिल के नाम से जिसे जाना जाता है वही आपका उत्तर होगा। अब तो शायद मेरे ख्याल से आपको पता हो गया होगा, डी, विद्यापति। अगला प्रश्न, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। आपने खूब प्रश्नों को हल किया है कि यह कथन किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो यह कथन है वो किस निबंध से लिया गया है? श्रद्धा और भक्ति से, मानस की धर्मभूमि से, लोभ और प्रीति से। कविता क्या है, किस निबंध से लिया गया है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है? तो आपका उत्तर होगा बी, मानस की धर्मभूमि। अगला प्रश्न देखें, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ये नहीं पूछा गया। खड़ी बोली को किसने क्या कहा, यह नहीं पूछा गया। खड़ी बोली का विस्तार कहाँ तक है, ये नहीं पूछा गया। खड़ी बोली किस भाषा के तहत आएगी, ये नहीं पूछा गया। पूछ लिया गया खड़ी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आपका उत्तर होगा सी,
लल्लू लाल। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध का काव्य संकलन कई बार पूछा गया कि चांद का मुंह टेढ़ा है किसका है, तो मुक्तिबोध का है। मुक्तिबोध का जो ये काव्य संकलन है चांद का मुंह टेढ़ा है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। किसने कहा है? आपका उत्तर होगा सी, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। अगला प्रश्न, भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का क्या अर्थ है? प्रयत्न लाघव, शीघ्र बोलना, उच्चारण की सुविधा, कम समय में अधिक बोलना या बोलने की मितव्ययिता। आपका उत्तर होगा बी, उच्चारण की सुविधा। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। किसने कहा है? शैलेश मटियानी ने कहा है, राजेंद्र यादव ने कहा है, महीप सिंह ने कहा है, नामवर सिंह ने कहा है। किसने कहा है? ये प्रश्न अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और यदि आप हमारे साथ पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारा चौथा बैच अभी हाल ही में 20 दिन पहले शुरू हुआ है। आप उस चौथे बैच में जुड़ सकते हैं। कविता का इकाई चल रहा है और कल से उपन्यास प्रारंभ होगा। कल नहीं, परसों से उपन्यास प्रारंभ होगा। अभी जितना आपका छूटा है वो सारे वीडियो लेक्चर, सारे PDF नोट, सारे टेस्ट सीरीज जब आप एडमिशन लेंगे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 40 का उत्तर होगा बी, राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव ने कहा कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। नाटक में अर्थ प्रकृति कितनी मानी गई है? 3, 5, 7, 10 कितनी मानी गई है? आपका उत्तर होगा 5। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि 5 मानी गई तो 5 कौन कौन सी हैं? ये भी तो जानना जरूरी है, नहीं तो सिर्फ उत्तर जानकर क्या करेंगे आप। मान लिया कभी पूछ लिया गया कि नाटक में अर्थ प्रकृतियाँ कौन कौन सी हैं, अब 2-3 नाम दे दिया, आपको पता ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए यहाँ जान लेंगे। तो ज्ञान जितना आप लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा और ईश्वर करे आप सफल हों। जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, खास तौर पर हम देख रहे हैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, लाइव क्लास में बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। हमारे पेड मेंबर्स भी लगातार टेस्ट सीरीज के उत्तर दे रहे हैं, पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं। लगन से बात याद आ गई, अब तो लगन चढ़ ही गई है आप लोगों की। जैसे शादी में जब लगन चढ़ जाता है तो कहते हैं अब घर से बाहर नहीं निकलना है, अब आपकी लगन चढ़ चुकी है, अब तो शादी होगी फिर उसके बाद बाहर निकलना है आपको। तो ठीक उसी तरीके से मान लीजिए कि आपकी लगन चढ़ चुकी है, लगन लग गई है परीक्षा के प्रति। अब जब तक परीक्षा ना हो जाए तब तक पूरी तरीके से पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ लगे रहना है और सफल भी होना है। तो 5 कौन कौन से हैं? बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्या। लिख लीजिए अगर लिखना है। बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्या। अगला प्रश्न, समय को ज़्यादा लग रहा है, लोग सोच रहे होंगे कि सर तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। देव के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? देवदत्त आचार्य और कवि दोनों रूपों में सामने आते हैं। मतिराम और जसवंत सिंह के बाद यदि कोई सचमुच ही शक्तिशाली कवि और अलंकारिक कवि हुआ तो वो देव कवि थे। अब इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा कथन कहा है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देव के बारे में केवल कहा है दूसरा कथन। पहला कथन किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि देवदत्त आचार्य और कवि दोनों रूपों में सामने आते हैं। अब यहाँ से देखें, बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं, 7 प्रश्न बहुत छोटे मैंने शामिल किया है। स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम क्या है? तो कवि कालिदास का नाम होता है मात्रगुप्त। अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, अश्वत्थामा।
अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक किसने कहा है? गांधारी ने कहा है। अगला प्रश्न, मिट्टी के लौंदे सब के सब मिट्टी के लौंदे, आधे अधूरे में किसका कथन है? कौन कह रहा है? तो छोटी लड़की कह रही है। भाई छोटी और बड़ी लड़कियों का नाम तो आपको पता ही होगा, अगर आधे अधूरे आपने पढ़ा होगा। बिन्नी किन्नी का नाम तो आपने सुना होगा, लड़का अशोक है उसका भी नाम आपने सुना होगा। चलिए, कविता क्या है? निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद लिया गया है? कविता क्या है जो निबंध है शुक्ल जी का, उसमें भाव सबलता के लिए उन्होंने किस कवि का पद लिखा है? देव का, मतिराम का, केशव का, भिखारी दास का? आपका उत्तर होगा बी, मतिराम का पद उन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न, गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं। मैला आंचल में यह कथन किसका है? डॉक्टर प्रशांत का है। उत्तर होगा आपका बी, डॉक्टर प्रशांत। अरस्तु के अनुसार अनुकरण क्या है? अनुकरण नवसर्जन है। दिनकर की रचना रश्मरथी में रश्मरथी किसे कहा गया है? तो कर्ण को कहा गया है। तो इस तरीके से आज के 50 प्रश्न थे। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दें, जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्रश्न कैसा लगा। और हमारे जो पेड मेंबर्स हैं वो उत्तर कुंजी से इस वीडियो से पूरे टेस्ट सीरीज को मिला लीजिए। मिलाने के बाद आपके कितने सही हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बोलने में कहीं पर अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई हो या त्रुटि हो तो भी आप अवश्य बताएं। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरह के टेस्ट सीरीज के साथ अगले दिन कल। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचे।